नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्लीज लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया। एविडेंस एक्ट इज ऑप्शन ए लैक्स फोरी, ऑप्शन बी लैक्स लोकी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। समझे, यहां से क्वेश्चन आता है। तो आंसर इज एविडेंस एक्ट इज लैक्स फोरी, दिस इज द प्रीलिम्स क्वेश्चन। अब इसका मतलब समझ लीजिए है क्या एग्जैक्टली तो इसका मतलब समझने के लिए आपको पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं पहले, फॉर एन एग्जांपल। So please see this. There is a contract entered between a company of India. This is company of India and X, the company of England. And the contract was entered at France. So India, इंग्लैंड की कंपनी हो गई और कहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने, फ्रांस में जाके कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने। समझ आ रही है आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर ए डिस्प्यूट बिटवीन देम, देयर ए डिस्प्यूट एंड दे सू इन इंडिया। समझे आप? इतना समझ लीजिए आपके पास, ऐसे समझिए बस। ए कंपनी ऑफ इंडिया, एक्स कंपनी ऑफ इंग्लैंड and there is a contract entered at France. So place of contract is the France. Place of contract is what? France. जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। झगड़ा जो हुआ आपने सू कहां किया है? प्लेस ऑफ सू इंडिया। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, इंडियन कोर्ट्स में अब सूट दायर हुआ। Now you want to say, suppose A is the plaintiff and X is the defendant in this case. Now X says that suit is barred by the limitation. This is time barred suit. समझ रहे हैं बात कि अगर आप हमारा इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से ये सूट टाइम बार्ड हो चुका, फ्रांस के कानून के हिसाब से ये सूट टाइम बार्ड हो चुका। ए कहता है लेकिन इंडियन कोर्ट्स, इंडियन लिमिटेशन के हिसाब से यह सूट टाइम बार्ड नहीं हुआ। अब क्वेश्चन यहां पर यह है विच लॉ शुड बी अप्लाइड, वेदर इट शुड बी द फ्रेंच एविडेंस एक्ट, वेदर इट शुड बी द इंग्लिश फ्रेंच एक्ट, वेदर इट इज द इंडियन फ्रेंच एक्ट, वेदर इट शुड बी द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, फ्रेंच लिमिटेशन एक्ट और इंग्लिश लिमिटेशन एक्ट। कहां का कानून यहां पर लागू होगा? आप समझ रहे हैं, एक कंपनी इंडिया की, एक कंपनी इंग्लैंड की, प्लेंटिफ डिफेंडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ए थर्ड कंट्री, नाउ दे आर सुइंग, दे आर लिटिगेटिंग इन इंडिया। सो नाउ यहां पे यू हैव टू डिसाइड विच लॉ विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। तो इस कंडीशन को हम लोग देखते हैं, वेदर इसी पे डिपेंडेंट है हमारा क्वेश्चन, लैक्स लोकी और लैक्स फोरी। तो मुझे यह इतना बताइए, प्रॉब्लम समझ में आया नहीं आई नहीं? इसके अगली कहानी में समझाता हूं, सॉल्यूशन पर आऊंगा मैं, बट डिड यू गेट द प्रॉब्लम और नॉट? इतना बताइए मुझे बस, फास्ट प्लीज। चलिए अगर आ गई है सबको तो मैं आगे समझाता हूं। अभी नाउ लैक्स फोरी का मतलब समझिए, है ना। लैक्स फोरी का मतलब होता है द लॉ ऑफ द प्लेस where dispute is being adjudicated by a court. समझे? लैक्स फोरी की जो टेक्निकल डेफिनेशन वो ये है, इट इज द लैक्स फोरी लॉ ऑफ द फोरम कहते हैं इसको, कि जहां पर जो कोर्ट है, द कोर्ट विल अप्लाई इट्स ओन लॉ विच इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इट। जैसे इंडियन कोर्ट है तो इट विल अप्लाई इंडियन लॉ। तो वेयर इज द सूट? द सूट इज बीइंग फाइल्ड इन द इंडिया। Therefore, in India, the Evidence Act will be followed by Indian Evidence Act. Similarly, here the Indian Limitation Act will be followed because both are considered to be lax fory. Means the उसी का कानून जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जो इंडियन कोड इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कोड इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो thus the limitation will be decided as per the Indian Limitation Act. And now if there are questions
questions like this, what that this is, you please read the slide. If this is the question, if this is the question, whether a writer is competent or not, है ना, समझे, whether a certain competent witness or not, whether certain facts required to be proved by writing or not, these are the questions of evidence, कि क्या किसी व्यक्ति को कोई लेखक competent है या नहीं है, whether a certain fact requires to be proved by writing or not, कि जो फैक्ट प्रूव करना चाह रहे हैं, सपोज दे वांट टू प्रूव ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको राइटिंग से ही प्रूव करना पड़ेगा या इसको ओरली भी प्रूव कर सकते हैं, ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन हो सकता है वेदर इज सर्टेन एविडेंस प्रूफ से फैक्ट और नॉट, ये प्रूव माना जाए या नहीं माना जाए। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं which are related to the mode of proof of a fact, proof, disprove, not proof, all these should be decided by the law of the country, उस देश के कानून से, कौन से देश कानून से, वहां पर where the question arises, जहां पर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे इंडियन कोर्ट में आपने सूट फाइल किया तो द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड इन इंडियन कोर्ट्स, या where remedy is being enforced, plaintiff is seeking remedy from what, from which court, Indian court, okay, so Indian court will apply the Indian Evidence Act। लेकिन on the contrary, अगर यही सूट had this suit be filed in the England, therefore things would have been different, then English evidence would have been applied, English Limitation Act would have been applied। तो ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेक्स फोरी। समझ में आया नहीं आया? फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स पर बताता हूँ। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ एविडेंस इज व्हाट, लेक्स फोरी, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द फॉरेन, ऐसा लॉ विच गवर्न द कोर्ट्स, जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं उस कानून को हम बोलते हैं लेक्स फोरी फॉरम, ये लेक्स फोरी बोल सकते हैं। और इंडियन एविडेंस की जो नेचर है वो लेक्स फोरी की है, और ये आपका प्रीलिम्स का बहुत प्रिय क्वेश्चन है, वेदर लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी और नॉट। तो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा ये इंडियन कोर्ट विल अप्लाई इंडियन लॉ, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज ऑल्सो लेक्स फोरी, इंडियन एविडेंस लेक्स फोरी, इंडियन, ये सब कर लेंगे आप लोग। तो आई होप कर लेंगे आप सभी। आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लेक्स लोकी। सो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट आई हैव गिवन यू, इस एग्जाम्पल में जो राइट्स है उनके, जो कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन होगी, है ना, दैट शैल बी गवर्न्ड बाय द फ्रेंच कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ, क्योंकि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इन फ्रांस, therefore the French Contract Act will be applicable in the interpretation of that contract act। so these are the few things। यहां से आपको किसी को बहुत कम मन हो दिमाग लगाने का कि नहीं पढ़ना ज्यादा, तो इतनी सी बात रट लीजिए, वहां से भी काम चल जाएगा। एविडेंस एक्ट इज व्हाट, लेक्स फोरी, लिमिटेशन एक्ट लेक्स फोरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्स लोकी, इन तीन बातों को रट लीजिए, उद्धार तब भी हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, क्योंकि बेसिक्स हैं, उसके बाद तो हम भागेंगे। तो आई होप, आई बिलीव कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हिस्ट्री। छोटे से एक दो क्वेश्चन है यहाँ से, इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट बुक ऑफ एविडेंस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए वॉज रिटन बाय चीफ बैरन गिलबर्ट। पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आपका, है ना। तो दिस इज व्हाट चीफ बैरन गिलबर्ट। तो दिस फर्स्ट, इस यहां से क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ ऑन एविडेंस, इट इज बैरन गिलबर्ट, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1756। कब? 1756 में, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 30 साल बाद, 30 साल बाद ये बुक छपी थी। इनके साथ है बैरन गिलबर्ट, समझे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कई बार मन करता है एग्जामिनर का, बहुत छोटी सी बात पूछ के देखते हैं इनके साथ, है ना। बाकी सब तो आता ही है इनको, कुछ इतिहास का पता है या नहीं है, लेकिन मैं आपको सेफर साइड करा रहा हूँ ये, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मेरी पूछिए, जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं सब इन डिटेल में नहीं गया, अपनी तो 1 घंटे में एविडेंस खत्म, बस, जय हिंद।
स्टाइल दूसरा था, लेकिन वो खुद के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, जब हम पढ़ाते हैं तो स्टाइल अलग होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। Along with the reforms in English law in India too, याद करिए स्टडी, various reforms were introduced and between 1835 and 1853 a series of acts were passed by the Indian legislature and उसी में उन्हीं रिफॉर्म्स में से निकल कर आया इंडियन लॉ ऑफ एविडेंस, एंड दिस इज दी सर जेम्स स्टीफन का नाम मत भूलना भाई, पी की पावर इन्फिनिटी, इतनी इंपॉर्टेंस है, समझे। Finally, draft prepared by whom? Sir James Stephen. It was introduced in the council 1871. P4 prelims यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, and this act was duly enacted in 1872. It is the present evidence act. तो who is the drafter? Who is the writer of Indian Evidence Act? यहाँ से क्वेश्चन आता है, Sir James Stephen. Sir James Stephen has written this Indian Evidence Act, और ये years it was introduced in the council in 1871 and it was duly enacted in 1872. यहाँ से भी आपके प्रीलिम से क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 प्रीलिम से क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक कराए आज यहाँ पर। ये तो ये तो हुए आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट, हिस्ट्री, नेचर। अब आएगा आपका बेसिक पार्ट, दैट इज व्हाट द बेयर एक्ट।